हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई। चलिए बच्चों, तो देखिए पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेल को एक गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट में, नेटवर्क में हम एक से ज्यादा पोटेंशियल सोर्स, और अभी क्योंकि हम सिर्फ डीसी सर्किट्स, डायरेक्ट करंट सर्किट्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सेल और बैटरीज मतलब ऐसे पोटेंशियल सोर्स दे रहे हैं जो हमको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सेल या बैटरीज को, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ बैटरीज को हम एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे सेल्स को या बैटरीज को कंबाइन किया जा सकता है, ग्रुप किया जा सकता है। तो कल हमने पढ़ा सीरीज ग्रुपिंग ना, तो पढ़ा हमने कि कैसे अगर n नंबर ऑफ सेल्स जो हैं उनको हम सीरीज में ग्रुप कर लें और डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल या बैटरीज हों, तो उस कॉम्बिनेशन का, उस पूरे ग्रुप का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। वो इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रुप का जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कैसे कंबाइन होता है, टोटल रेजिस्टेंस पूरे नेटवर्क का, पूरे सर्किट का कितना आएगा, टोटल करंट जो ड्रॉ होगा वो कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए ये जो n नंबर ऑफ सेल्स हम कंबाइन कर रहे हैं आइडेंटिकल हूं, है ना, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। और एक कंक्लूजन और हमने ड्रॉ किया था कि अगर आइडेंटिकल सेल्स को हम कंबाइन करते हैं सीरीज में, तो वो तभी हमारे लिए सक्सेसफुल है कॉम्बिनेशन। सभी n नंबर ऑफ सेल से करंट तभी ड्रॉ होगा अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो बहुत ज्यादा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम ना। और अगर उसके रिवर्स कंडीशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल सेल्स का ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, फिर सीरीज ग्रुपिंग जो है वो कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर टोटल करंट जो ड्रॉ होगा पूरे कॉम्बिनेशन से वो उतना ही ड्रॉ होगा जितना एक सिंगल सेल जो है सेंड कर सकता है। तो वो पूरा ग्रुप करने का कोई फायदा नहीं रहता है ना। तो चलिए उसी तरह से हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग जो है सेल्स की, उसका एक तरह से कहा जाए एनालिसिस करना है कि अगर हम n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ग्रुप करते हैं नंबर ऑफ सेल्स को, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस के साथ कैसे कंबाइन होगा एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आवर टॉपिक for today, for this class, sorry, for today, not for today, for this class only, parallel grouping of cells, है ना। सबसे पहली बात तो कब हम कहेंगे कि जो गिवन सेल हैं वो पैरेलल में कंबाइन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है, सीरीज से किस तरह से डिफर करता है। तो मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, उसमें से एक ये सेल है जिसके टर्मिनल्स का जो ईएमएफ है ना, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E1 है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया था। वैसे होता तो ये इंटरनल इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, लेकिन हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का, इस बैटरी का R1। इसी तरह से एक और दूसरी बैटरी है जिसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R2 है। और इसी तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ बैटरीज हैं। मान लीजिए nth बैटरी का जो ईएमएफ है An और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वो R है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर आप इन सभी बैटरीज या सभी सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं, जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल्स हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल्स या हाई पोटेंशियल टर्मिनल्स, उनको एक साथ एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हो, एक कॉमन पॉइंट पे उनको जोड़ देते हो ना। सभी हाई पोटेंशियल जो है हाई पोटेंशियल टर्मिनल्स उनको एक साथ कंबाइन कर दिया, और सभी लो पोटेंशियल टर्मिनल्स जो है सेल के या बैटरीज के, इंडिविजुअल बैटरीज के, उनको एक साथ कंबाइन कर दिया। तो इफ सेल और बैटरीज इन ए गिवन नेटवर्क आर कंबाइंड लाइक दिस, सच दैट
all the high terminals of each individual cell, high potential terminals of each individual cell are grouped together, are connected together, and all negative means low potential terminals are connected together, then the combination or the cells are said to be in parallel combination. They are said to be grouped in parallel combination. एक तरह से हम कह सकते हैं इनकी हमने पैरेलल ग्रुपिंग की है, हमने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया। ठीक है, तो सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिए, नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिए, हाई पोटेंशियल टर्मिनल्स एक साथ, लो पोटेंशियल टर्मिनल्स एक साथ। अब ये जो हमारे कॉमन टर्मिनल्स हैं, ये इसको हम एक इक्विवेलेंट सेल मान सकते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक इक्विवेलेंट सेल मान सकते हैं। मान लीजिए जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। मतलब मैं इसको एक सेल मान सकता हूं जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है ना। माना जा सकता है कि भाई ये कुल मिला के, टोटल मिला के कितने ईएमएफ के इक्विवेलेंट आएगा इस कॉम्बिनेशन का ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा इनका मिलाकर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ, एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो टोटल रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट का, मान लीजिए वो कैपिटल आर है, और ये कैपिटल आर इस पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट ड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए वो आई है। ठीक है, टोटल करंट जो ड्रॉ हो रहा है इस टर्मिनल से वो मान लीजिए आई है, मतलब इस पूरे नेटवर्क से, पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से। अच्छा, इसमें क्या है, हर एक सेल जो है, क्योंकि मान लीजिए जो टोटल करंट आ रहा है उसमें हर एक सेल पार्टिसिपेट करेगा करंट में, हर एक सेल से कुछ करंट जो है वो ड्रॉ होगा। तो मान लीजिए पहले सेल से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो I1 है, सेकंड सेल से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो I2, थर्ड सेल से I3, इसी तरह से nth सेल से जो करंट ड्रॉ हो रहा है लेट अस से दैट टू बी IN। देखिए ये सब इनकमिंग करंट है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं A, इसको B, इसको C, इसको D कह देता हूं, हाँ, यहां E, F, G कह देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए D पॉइंट पर ये सभी I1, I2, IN जो है इनकमिंग करंट्स हैं, और ये जो करंट है I, टोटल करंट जो है वो आउटगोइंग करंट है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ एट नोड D, वी कैन राइट एट नोड D टोटल करंट I will be the sum of individual currents drawn from each individual cell। टोटल करंट जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा वो सभी ब्रांच, और हर एक ब्रांच एक इंडिविजुअल सेल को रिप्रेजेंट करती है। तो हर एक सेल से जो करंट सेंड हो रहा है, हर एक सेल से जो इंडिविजुअल करंट ड्रॉ कर रहा है ये सर्किट, उन सभी इंडिविजुअल करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल आएगा टोटल करंट दैट विल फ्लो अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा, फिर यहाँ पे भी, यहाँ G नोड पर भी एक टोटल करंट आई आएगा, फिर उसमें से ऊपर वाले सेल के अक्रॉस करंट फ्लो कर जाएगा I1, इसके अक्रॉस I2। वो हम जानते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर इस सेल या इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट ड्रॉ हुआ है तो इसके नेगेटिव टर्मिनल पे भी I1 करंट ही एंटर करेगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज पर यूनिट टाइम्स के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम्स के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा। तो यहाँ पे करंट इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अक्रॉस आ जाएगा IN एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस कॉम्बिनेशन की सर्किट की डिस्कस की। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमको ये निकालना है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो मान लीजिए अगर मैं इसको एक सेल मान रहा हूं जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई है और एक्सटर्नल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो ये तो हम जानते हैं कि भाई जो भी करंट यहां से आ रहा है आई, वो यहां जाके फिर डाइवर्ज हो रहा है इंडिविजुअल ब्रांचेस के करंट में I1, I2, IN में, और फिर वो फ्लो होता हुआ इस तरह से आ रहा है। तो हम कहें इसको अगर हम एक ही सेल या एक ही रेजिस्टेंस मान लेते हैं, सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेस को आर इक्विवेलेंट, तो जो करंट कैपिटल आर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है ना, टोटल करंट उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि I1, I2, IN ऐड होके I के बराबर ही है। समझ रहे ना, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में रहेगा। जैसा हमने सीरीज ग्रुपिंग में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी आएगा, अभी पढ़ेंगे हम कि कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन जो भी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आएगा। तो मैं लिख सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस जो होगा नेटवर्क का वो आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट।
ठीक है। तो टोटल करंट जो आएगा हमारा वो आएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये तो हमने सिंपल सा कि भाई अगर इसको पूरे को एक ही सेल मान लो जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो ये करंट आना चाहिए अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल करंट है, क्योंकि टोटल करंट आई तो हम इंडिविजुअल हर एक सेल से जो इंडिविजुअल करंट ड्रॉ हो रहा है उसका सम भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, ये I1 I2 IN को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे डिफरेंट लूप के अक्रॉस। तो सबसे पहले तो हम ये लूप ले लें, इनक्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप ले लें ADEFGA, ADEFGA, ठीक है। चलिए, अच्छा ये पॉइंट जो है A टू D, D टू E, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो यहां से A, D और E का पोटेंशियल सेम आएगा। जो पोटेंशियल A का है वही पोटेंशियल D का होगा, वही पोटेंशियल E का होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स हैं। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट भी फ्लो कर रहा है, एक रेजिस्टेंस है ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अच्छा, हम जिस लूप पे चल रहे हैं ADEFGA, तो उसमें करंट की डायरेक्शन हमारे मूवमेंट के अलोंग ही है, जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अलोंग दी लूप, करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन के अलोंग है, मतलब करंट E टू F फ्लो कर रहा है, हम भी E टू F जा रहे हैं। तो मतलब E हाई पोटेंशियल है, F लो पोटेंशियल है, तो अगर हम E टू F जाएंगे तो हम हाई से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और मैंने आपको बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पोटेंशियल ड्रॉप हो तो पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिख लेते हैं, क्योंकि एक तरह से लॉस हो रहा है पोटेंशियल का। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, कितना लॉस होगा, तो वो ओम्स लॉ से लिख लेंगे कि भाई R रेजिस्टेंस है, I करंट है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, IR। फिर F G और इस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही आएगा, क्योंकि ये सारे शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स हैं। F का पोटेंशियल, G का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो अगला जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हम देखें, हम G टू A जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन भी यही है जो हमारे हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो यहां भी क्या है, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मतलब ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लो पोटेंशियल एंड है। यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो माइनस I1 R1, वो ओम्स लॉ से लिख लेंगे कि I1 करंट है इस सेल के इस ब्रांच के अक्रॉस, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस माइनस I1 R1 होगा, ड्रॉप है इसलिए नेगेटिवली। अच्छा, फिर A तक पहुंचने के लिए बैटरी और जंप करनी है, बैटरी को क्रॉस करना है। बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ जो है वो E1 है ना, ये E1 है। तो भैया ये बताओ कि अगर ईएमएफ E1 है तो यहां से इस टर्मिनल तक हम जा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक अगर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्यों, हम लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल टर्मिनल, लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल पे जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो क्या लिख लेंगे, प्लस। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सभी पोटेंशियल ड्रॉप का सम इस पूरे क्लोज लूप में 0 आना चाहिए, तो हमने 0 के बराबर इक्वेट किया। यहां से मैं I1 को क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं लिख सकता हूं माइनस IR प्लस E इक्वल्स टू I1 R1। I1 को लिखा जा सकता है E अपॉन R माइनस IR अपॉन R1, मतलब E अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R, ठीक है। सिमिलरली इन क्लोज लूप, ये क्लोज लूप ले लीजिए, कौन सा आपकी बात, BDEFGB, इस क्लोज लूप पे वापस हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो फिर वही बात के B, D और E तीनों शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स हैं, यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस या सेल नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, B, D और E का पोटेंशियल सेम है। फिर जिस लूप में जिस डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन वही है E टू F, मतलब E हाई पोटेंशियल है, F लो पोटेंशियल है, तो E से F तक जाने पर इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, पोटेंशियल घटेगा तो नेगेटिव, कितना घटेगा भाई, IR, इससे पहले निकाला था। फिर FG, इन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, कोई करंट कोई सेल या कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहां से यहां तक जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि यहां से हम देखें रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है एंड है, ये लो पोटेंशियल एंड है, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन इधर से इधर है, तो यहां से यहां जाएंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे, मतलब पोटेंशियल घटेगा। घटेगा तो फिर नेगेटिव लिख देंगे। कितना घटेगा वो आप ओम्स लॉ से लिख सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2 है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2 है, तो क्योंकि ड्रॉप हो रहा है इसलिए नेगेटिव माइनस I2 R2। फिर भाई कि B तक पहुंचने के लिए हमको फिर बैटरी को क्रॉस करना है, तो बैटरी में तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे, लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस लिख लें, प्लस E2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे I2 करंट को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक पहले वाले की तरह आ जाएगा, E2 बाय R2 माइनस I इंटू कैपिटल R अपॉन R। ठीक है बच्चों, सेकंड लूप में इसी तरह से आप थर्ड वाले का लूप लोगे, फोर्थ का लोगे, nth का लोगे, तो एक जनरल सी इक्वेशन आ गई। देखिए मैं लिख सकता हूं इसी तरह से थर्ड लूप, अगर जैसे यहाँ तो हमने डायग्राम में ड्रॉ नहीं है, मान लीजिए ड्रॉ नहीं किया है, मान लीजिए एक और आर्म होती जिसमें E3 और R3 इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेल कनेक्टेड होता है इनके साथ पैरेलल में, तो उससे जो करंट ड्रॉ होता है I3 वो कितना आता है? वो सिमिलरली आता है E3 बाय R3 माइनस I इंटू कैपिटल R बाय R। इसी तरह से मान लीजिए nth सेल जो होगी, हमने डायग्राम में ड्रॉ भी कर रखा है, उससे जो करंट ड्रॉ होगा, ये क्लोज लूप आप ले लीजिए CD EF GC, तो CD E तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस IR, यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस क्या, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन इधर है तो माइनस IN RN प्लस EN इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी IN की वैल्यू वही आ जाएगी EN अपॉन RN माइनस I इंटू कैपिटल R अपॉन R। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम I1 I2 IN सबकी वैल्यू पुट करें तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ हो रहा है वो, जैसा कि हमने बताया, नोड डी पर अगर हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग टोटल करंट जो आएगा वो सभी इंडिविजुअल सेल से ड्रॉ होने वाले करंट्स का अलजेब्रिक सम होगा, मतलब टोटल करंट दैट विल फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दैट शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस IN, करंट drawn from each individual cell। I1 I2 IN की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, इनको सम करें तो I1 तो आएगा E1 बाय R1 माइनस I इंटू कैपिटल R अपॉन R1। इसी तरह से I2 आएगा E2 बाय R2 माइनस I इंटू कैपिटल R बाय R2। इसी तरह से IN हमारे पास में आएगा EN बाय RN माइनस I इंटू कैपिटल R बाय। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा। तो इसमें देखिए ये जो EMF वाली टर्म्स हमको एक साथ और IR वाली जो टर्म्स हमको एक साथ लिखे, तो हम लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में लिख लेता हूं कि समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n, एक तो टर्म होगी हमारे पास E बाय R, ये जो इंडिविजुअल सेल्स के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशियो है, E1 बाय R1, E2 बाय R2, EN बाय RN, इन सबका सम। मैंने वही इंडिविजुअल, हर एक सेल के इंडिविजुअल सेल के उसका जो EMF है उसके रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, ऐसे सभी रेशियो का सम फॉर n सेल्स। ठीक है, फिर इधर ये जो टर्म है IR अपॉन R1, IR अपॉन R2, इनको भी कंबाइन कर सकते हैं, तो माइनस IR में कॉमन ले लूं, बाकी मैं इसको भी समेशन फॉर्म में लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 to n क्या 1 बाय R, क्योंकि अगर IR कॉमन ले लेंगे, माइनस IR कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय RN, ऐसे इसी तरह से फॉर n सेल्स, है ना। IR कॉमन ले लिया, बाकी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये हमारे पास टर्म बचेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा I है और एक टर्म हमारी राइट हैंड साइड पर भी आ रही है जिसमें करंट है, तो हम करंट वाली दोनों टर्म को अगर साथ लिख लें तो हम लिख सकते हैं I तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1, ये वाली टर्म इधर आके ऐड हो जाएगी, प्लस I कॉमन ले लिया तो बचा R, और समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 बाय R इक्वल्स टू समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n E बाय R। ठीक है, तो यहां से हम करंट की वैल्यू लिख सकते हैं कि जो टोटल करंट ड्रॉ हो रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन से, जो टोटल करंट इस पूरे कॉम्बिनेशन से, इन सभी n नंबर ऑफ सेल्स से जो कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए हैं, इनसे जो टोटल करंट ड्रॉ हो रहा है I, उसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n E बाय R अपॉन
ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1 प्लस कैपिटल R समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 by R। ठीक है बच्चों। अच्छा मुझको क्या करना है, मुझको तो इसको इस फॉर्मेट में लाना है जिससे कि मैं बता सकूं कि भाई इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आएगा इन सभी इंडिविजुअल सेल को जब हमने कंबाइन किया पैरेलल में तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कंबाइन होंगे ना, तो वो जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मुझको तो इनको इस फॉर्मेट में लाना है, E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या करें, देखिए इसको क्या करिए आप पूरी इक्वेशन को 1 by R से समीशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 by R से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ऊपर वाली टर्म है I इज इक्वल टू 1 to n E by R को डिवाइड कर दीजिए समीशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n और 1 by R से। ऐसे ही न्यूमरेटर में डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। एक तो आ जाएगा 1 अपॉन समेशन ओवर 1 by R, वही समेशन I इज इक्वल टू 1 to n है, प्लस यहां पे जब इस वाली टर्म को डिवाइड करोगे तो ये R से ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, सिर्फ कैपिटल R बचेगा। ठीक, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, कैपिटल R अलग हो गया, तो ये वाली जो टर्म आएगी इस वाली टर्म को मैं कह सकता हूं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है पूरी बैटरी का, और ये जो न्यूमरेटर में जो टर्म है ये हमारी क्या है, पूरे सेल का, पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं देखूं तो मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या लिख सकता हूं, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल्स टू समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n E by R अपॉन समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 by R। ये तो गैस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब अगर जैसे n नंबर ऑफ सेल्स है या मैं मतलब जैसे 2 सेल या 3 सेल का कॉम्बिनेशन है तो 3 सेल के कॉम्बिनेशन के लिए आ जाएगा E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3। तो मान लीजिए ऐसी n सेल्स हैं तो प्लस En by R है, डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2 अप टू 1 by R। ये आएगा आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए एक एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो हमारा टोटल डिनोमिनेटर में क्या है भाई, टोटल ईएमएफ हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ, और ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था सीरीज में कंबाइन होंगे, तो कैपिटल R को छोड़ दें तो हमारे पास स्मॉल r इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो इससे कंपेयर करें तो स्मॉल r इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास 1 बाय समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 by R ना। तो वो इस तरह से जैसे पैरेलल में कंबाइन होते हैं, मतलब अगर आप इन 9 नंबर ऑफ सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये मान लीजिए आप कि जैसे पैरेलल में आपने ईएमएफ को ग्रुप किया है, कंबाइन किया है पैरेलल में, तो इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो भी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल, क्योंकि यहां पे देखिए करंट, टोटल करंट डाइवर्ज हो रहा है और वो फिर इन इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है ना, डिफरेंट करंट। तो यहाँ पे क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब R1 R2 R3 Rn एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए अगर आप निकालते तो क्या किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, है ना, या इसी को हम लिख लेते कि भाई 1 by R इक्विवेलेंट जो है वो समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 by R है। तो मतलब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट 1 by समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 by R। तो वही हमारा इस तरह से R इक्विवेलेंट है। तो देखिए ये एक तरह से हमको शो करता है कि ये जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन सेल को या बैटरीज को कंबाइन किया है तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कंबाइन होगा, लेकिन आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, लेकिन जो भी इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा एक तरह से हमने जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए कि भाई जनरली हमारा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इन n नंबर ऑफ सेल्स का वो कितना आएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। अच्छा, इसको चलिए बाकी तो आप कर ही लेंगे,
या मैं इसको क्या करता हूं, 2 सेल के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है 2 सेल के कॉम्बिनेशन का, 2 या 3 सेल के कॉम्बिनेशन का, तो वो एक जनरल सा हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फॉर 2 सेल्स। मान लीजिए 2 सेल हैं जिनका इक्विवेलेंट ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है। ईएमएफ इंडिविजुअल ईएमएफ E1 और R1 मान लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा उनका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, है ना, तो ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में R1 R2, R1 से डिवाइड करेंगे R2 बचेगा तो E1 R2 प्लस इसी तरह R2 से डिवाइड करेंगे तो R2 R1 बचेगा तो E2 R1 अपॉन, यहां भी एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में वो सॉरी डिनोमिनेटर में भी एलसीएम R1 R2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, जब R1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा R2 और प्लस जब R2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा R1, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, 2 सेल का E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे क्या है थोड़ा सा आपको जल्दी क्विकली, अगर सिर्फ 2 सेल का कॉम्बिनेशन है आपको थोड़ा जल्दी मतलब स्पीड अप हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी। इसी तरह से एक जनरल आप 3 सेल का आप इक्विवेलेंट के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम अपने थोड़े एनालिसिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लेट अस टॉक द कंडीशन दैट इफ these cells are identical, means cell and number of cells which have been combined in parallel, ये जो सेल जिनको कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ग्रुप किया है, अगर ये आइडेंटिकल सेल होते, आइडेंटिकल सेल मतलब हर एक सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, ईच एंड एवरी सेल will have equal EMF, means same potential difference across its terminals and same internal resistance, ठीक है। तो हम इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इनका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कितना लिख सकते हैं। फिर जैसे कि हमने सीरीज ग्रुपिंग में एक वो कंडीशन ड्राइव की थी ना कि सीरीज ग्रुपिंग तभी हमारे लिए सक्सेसफुल है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिकल सेल्स के इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो, तभी सक्सेसफुल होती है ना। तो क्या पैरेलल ग्रुपिंग में भी इसी तरह की कोई कंडीशन आएगी? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये देखिए आप बोर्ड तो हमारा भर गया है, इसको हमको रब करना पड़ेगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं एक बार और बता देता हूं, वैसे बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। तो एक तो मैंने ये आपको बताया था कि भाई अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सेल मान लूं जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ ये है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, तो ये जो पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आएगा, क्योंकि जितना करंट इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है उतना ही इस पूरे टोटल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस फ्लो कर रहा है ना। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आएंगे, तो टोटल करंट हमारा ये आना चाहिए। फिर हमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया पॉइंट नोड डी पर, तो हमने कहा कि भाई टोटल करंट तो ये आएगा, करंट सम ऑफ करंट फ्रॉम ईच इंडिविजुअल सेल। फिर हमने हर एक सेल से ड्रॉ होने वाला जो करंट है I1 उसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ अक्रॉस ईच क्लोज लूप कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल। पहले वो क्लोज लूप ले लिया जिसमें E1 आ रहा है, फिर वो ले लिया जिसमें E2 सेल आ रहा है एंड सो ऑन। ऐसे हमने सभी सेल से निकलने वाला करंट I1 I2 IN फाइंड आउट किया। फिर जो हमने नोड डी पर किरचॉफ करंट लॉ से इक्वेशन ड्राइव की थी कि टोटल करंट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल करंट फ्रॉम ईच सेल, उनको उस इक्वेशन में हमने लिखा। और फिर हमने सिंप्लीफाई करके ये कंक्लूजन ड्राइव किया कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा इस कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टेंस इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी के, है ना। तो ये पूरी कहानी है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप चाहोगे तो मैं आपके साथ एक मतलब फोटो शेयर कर दूंगा इसकी, अदरवाइज मैं तो ये चाहता हूं, देखिए मैंने आपको समझाया, ये आएगा आपको तभी, आपको ये तभी आएगा जब आप इसको खुद से करोगे। मैं तो बोर्ड पे करूं, मैं और 10 बार कर दूं, मेरी बातें सुन के आप समझ नहीं पाओगे उतना, जब तक कि आप इसको खुद से एक बार नहीं करोगे, है ना। तो जो भी मैंने आपको बताया उन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप शुरू से स्टार्ट कीजिए एक कॉपी पर, और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों,
क्योंकि वो आइडेंटिकल सेल का हमको और वो कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो हमने n सेल्स कंबाइन किए हैं, अगर ये सेल आइडेंटिकल होते तो क्या कंडीशन आती, ठीक है। तो देखिए, इफ n cells in parallel combination are identical, ठीक है। आइडेंटिकल है तो हम देखें, आइडेंटिकल का मतलब हर एक सेल का जो ईएमएफ होगा वो बराबर आएगा, कॉमन वैल्यू ई मान लेते हैं, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, कॉमन वैल्यू स्मॉल आर मान। तो n सेल्स मतलब ये इस तरह से हो जाएगा कि हमारा ये सेल जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको हमने इस सेल के साथ कंबाइन किया जिसका ईएमएफ ई ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है। ऐसे हमने n नंबर ऑफ सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस स्प्रेड कर दिया। ये कहानी है। इसी को हमने सेल्स को, इंडिविजुअल सेल्स को हमने आइडेंटिकल अज्यूम कर लिया। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा ना इस आइडेंटिकल सेल्स के कॉम्बिनेशन का, यहां से लिखें तो कितना आएगा, E1 E बाय आर, क्योंकि अब तो E1 और R1 E2 और R2 मतलब E1 E2 E3 बराबर है, R1 R2 R3 बराबर है, तो E बाय आर प्लस E बाय आर अप टू n टाइम्स अपॉन 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा n टाइम्स ऑफ E बाय आर अपॉन n बाय आर ना, n टाइम्स इसको ऐड करोगे तो ये n टाइम्स ऑफ 1 बाय आर आ जाएगा, n बाय आर, इसको ऐड करोगे तो n टाइम्स ऑफ E बाय आर आ जाएगा। तो देखिए n बाय आर और n बाय आर तो एलिमिनेट हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा कितना आएगा, E, मतलब n नंबर ऑफ सेल्स अगर आइडेंटिकल है, अगर ये n सेल्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल सेल आपस में आपने कंबाइन किए, तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ उतना ही आएगा जितना एक सेल का होगा। जितना एक सेल का ईएमएफ है, इस सेल के इस कॉम्बिनेशन के एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ आएगा वो एक ही सेल के बराबर आएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, देखिए इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये 1 बाय R1 इस तरह से ऐड होगा, मतलब 1 अपॉन 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R अप टू n टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 अपॉन n बाय R, मतलब R बाय n। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होंगे, n सेल्स हैं तो R बाय n हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ओ सॉरी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये क्या होगा, अब मान लीजिए टोटल करंट हम इसी तरह से ले लें, टोटल करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो I है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो कर रहा है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सेल्स के इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंबाइन होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अब हमारे पास जो आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय n, एक्सटर्नल प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट जो ड्रॉ होगा पूरे कॉम्बिनेशन से वो आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। डिनोमिनेटर को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये n न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू कैपिटल R, न्यूमरेटर में लिखना भूल गया, E अपॉन n आपका ये आ जाएगा कैपिटल R, n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये न्यूमरेटर में चला जाएगा n, तो n ई अपॉन n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल। समझे बच्चों, ये हमारे पास आएगी टोटल करंट की वैल्यू, ठीक। अब यहां पे हम अपनी वो दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक तो ये बात समझ में आई आपकी कि अगर हमारे ये n नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, जो कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए हैं, अगर ये आइडेंटिकल हो तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा हमारे इस कॉम्बिनेशन का, वो पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ उतना होगा जितना एक सेल का ईएमएफ होगा। और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होंगे, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा R बाय n, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय n। तो टोटल करंट ये है, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा।
अब मैं वो दो कंडीशन अप्लाई करता हूं कि भाई सबसे पहली कंडीशन, इफ कैपिटल आर इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल। एक किसी भी इंडिविजुअल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो देखें जो टोटल करंट हो जाएगा आई, वो हमारा कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, स्मॉल आर को इग्नोर कर देंगे, तो जाएगा एन ई बाय एन आर, एन तो एलिमिनेट हो जाएगा तो सिंपल ई बाय आर आ जाएगा ना, स्मॉल आर को तो निग्लेक्ट कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस को एन आर मान लेंगे और फिर एन आर एन ई अपॉन एन आर लिखेंगे तो एन एलिमिनेट हो जाएगा, ई बार आएगा, ई बाय आर आएगा। अच्छा अगर मैं एक सेल लगाऊं जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस एक सेल से, और यही कंडीशन में आर इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, वैसे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा, लेकिन इस कंडीशन में स्मॉल आर को तुम इग्नोर कर दें तो एक सेल से जो करंट आएगा इंडिविजुअल सेल से आई डैश मान लें, वो भी ई बाय आर आएगा, ई बाय कैपिटल आर। तो हम देखें कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल इंडिविजुअल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारा पूरे पैरेलल ग्रुप में जो एन नंबर ऑफ सेल्स है वो कंबाइंड होके उतना ही करंट सेंड करते हैं जितना एक सिंगल सेल करंट सेंड कर सकता है। तो एन सेल्स लगाने की क्या जरूरत है, एक सेल लगा दो, एक सेल से भी उतना ही करंट सेंड होगा जितना एन नंबर ऑफ सेल्स करंट सेंड करेंगे। अच्छा दूसरी कंडीशन लें कि इफ आर इज लेस देन स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है, बहुत बड़ा है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में किसी भी एक इंडिविजुअल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ऐसा है तो करंट को हम देखें तो यहां पे क्या करेंगे, हम एनआर को इग्नोर कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे एनआर को, तो हमारे पास करंट आ जाएगा एन ई बाय आर। यहां पे देखें उस कंडीशन में करंट कितना आ जाएगा, तो कैपिटल आर को इग्नोर करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही हो जाएगा, यहां पे करंट आ जाएगा ई बाय आर। तो इस कंडीशन में एक सेल से करंट आएगा ई बाय आर, तो हम देखें एन सेल से कितना करंट आ रहा है, एन ई बाय आर। तो ये इस कंडीशन में एप्लीकेबल है, इस कंडीशन में सक्सेसफुल है हमारी पैरेलल ग्रुपिंग। मतलब पैरेलल ग्रुपिंग तब आप अप्लाई करो, पैरेलल में तभी कंबाइन करो सेल्स को जब आपके सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बड़ा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि तब जो टोटल करंट ड्रॉ होगा वो एक इंडिविजुअल सेल के करंट का एन टाइम्स होगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ईच सेल ऑफ द कॉम्बिनेशन विल सेंड द करंट अक्रॉस द सर्किट। हर एक सेल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, हर एक सेल का एक पर्टिकुलर रोल आएगा करंट सेंड करने में, ठीक है। तो हमारी जो पैरेलल ग्रुपिंग है वो इस कंडीशन में सक्सेसफुल होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी लेने का पूरी एक तरह से कहा जाए इस पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की एनालिसिस है, उसका पूरा विश्लेषण हमने किया कि कैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ, कैसे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर हमने देखा भी कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे पैरेलल में कंबाइन हो जाएगा, तो सिंपल जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैसे निकल आएगा, और एक्सटर्नल के साथ सीरीज में कंबाइंड होगा, ठीक है। आइडेंटिकल सेल के लिए ये कंडीशन आएगी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ हमेशा एक ही सेल के बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय एन हो जाएगा। लेकिन लगाना में फायदा तभी है जब कैपिटल आर छोटा हो स्मॉल आर के कंपैरिजन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी पूरा एनालिसिस था इसका पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का। तो देखिए, अच्छा मैं सोच रहा था कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ थ्योरेटिकल कांसेप्ट पढ़ लिया सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग का। अभी एक और रह गया मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में बताऊंगा, वहां पे आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमको इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे करने, लेकिन ये वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी ज्यादा, तो इसको तो हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स प्लस सम न्यूमेरिकल concepts, some numericals based on these concepts that we have discussed about the grouping of cells, है ना। क्योंकि वो तो आप समझते ही हैं कि न्यूमेरिकल जब तक नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट बैठेगा नहीं, आत्मसात करना है अगर, है ना, मतलब रोम रोम में बसा लेना है अगर आपको कंसेप्ट, तो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, है ना, उतना बेटर आप होते जाओगे फिजिक्स में। समझ रहे हो? ठीक है बच्चों, तो फिर इसको तो वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। ओके बाय बच्चों।